पिछली क्लास में हमने मैटर वेव थ्योरी पढ़ लिया था, ठीक है। मैटर वेव थ्योरी को प्रूव भी कर लिया था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से, है ना। अब हम आज पढ़ेंगे एक्स रेज। एक्चुअली एक्स रेज जो है ना, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्स रे is actually reverse process, हाँ जी, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज इज एक्चुअली रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा है। एंड डिस्कवरी बाय रोंजन। अब ध्यान दो, इसको है ना, कभी कभी कुछ किताब वाले इसको ये भी लिखते हैं, कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं रुंटगेन, है ना। कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं रुंटगेन, मैं इसको कहता हूँ रोंजन। मैं क्या कहता हूँ? रोंजन कहता हूँ, रोंजन, ठीक है। तो मैं रोंजन कहता हूँ, अब लोग रोंटगेन कहते हैं, कोई लोग रोइंटगेन भी कहते हैं, अलग अलग लोगों की बातें हैं जी। अपन को क्या लेना देना, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि रोंजन ने एक्स रेज की डिस्कवरी की थी, है ना। और एक्स रेज क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते थे? इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट we incident high frequency photon in photoelectric effect. We incident high frequency photon on metal surface, है ना, and electrons इजेक्टेड आउट। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता था। इन एक्स रेज हम इसका उल्टा करते हैं। इन एक्स रेज हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू इंसिडेंट ऑन heavy metal surface, on heavy metal like tungsten, है ना, like tungsten, and X-ray photons are ejected आउट। तो एक्सरेज बेसिकली बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ना। क्या है एक्सरेज? देखो, हाई स्पीड और हाई एनर्जी। इफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर incident on heavy metal surface, हाँ जी। if high speed electrons or high speed मतलब high energy electrons are incident on heavy metal surface, then high frequency photons are liberated from high frequency photons are liberated from
are liberated from metal. These photons are electromagnetic wave called X-rays. कॉल्ड एक्सरेज। तो ये एक्सरेज है बेटा, यानी कि बहुत ही सिंपल सी बात हुई कि ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे रोंजन ट्यूब। रोंजन ट्यूब, रोंजन ट्यूब क्या था? बहुत पहले जब ये रोंजन ने इसकी डिस्कवरी की थी तो उसने एक कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट बनाया था एक्सरेज के लिए, है ना। तो रोंजन ट्यूब, रोंजन मेड a simple tube or bulb, to create X-rays. तो क्या होता था रोंजन वाली उसके अंदर ट्यूब में कि ये बल्ब था और इस बल्ब में एक फिलामेंट लगा हुआ था, बल्ब में एक फिलामेंट लगा हुआ था और ये फिलामेंट जो है यहाँ पर सोर्स ऑफ सप्लाई होता था। फिलामेंट गर्म होता था, जब फिलामेंट गर्म होता था तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे, और गर्म होता था तो इलेक्ट्रॉन्स और निकलते थे, और गर्म होता था तो इलेक्ट्रॉन्स और निकलते थे। जितना ज़्यादा फिलामेंट गर्म होता था उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते थे, उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ निकलते थे। सुनिए ध्यान से, फिलामेंट जितना ज़्यादा गर्म होता था उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते थे, उतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ निकलते थे। ज़्यादा गर्म होता था ज़्यादा एनर्जी के साथ निकलते थे, कम गर्म होता था कम एनर्जी के साथ निकलते थे, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते थे। ये इलेक्ट्रॉन्स निकल करके फिर यहाँ पे हम टंगस्टन का एक प्लेट लगा देते थे या बटन लगा देते थे टंगस्टन का। क्या लगा देते थे? टंगस्टन का बटन। और यहाँ पर हम टंगस्टन के बटन को जो है लगा देते थे और यहाँ एक बैटरी लगा देते थे, है ना, जिससे कि वो सर्किट कंप्लीट हो सके। ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहाँ से, घूम करके इलेक्ट्रॉन तो आ जाएंगे वापस और उनकी एनर्जी जो है यहाँ से एक्सरेज के रूप में निकलेगी। तो ये एक्सरेज निकलती थी इस तरह से, इस तरह से एक्सरेज निकलती थी, राइट। इसको हम फिलामेंट कहते थे। ये रोंजन की ट्यूब होती थी, है ना। ये रोंजन की ट्यूब बड़ी सिंपल सी ट्यूब थी, इसके अंदर रोंजन ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। अब देखो इस रोंजन की ट्यूब में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। रोंजन की ट्यूब में क्या क्या प्रॉब्लम थी? इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, है ना, ये दोनों एक ही चीज़ से कंट्रोल होती थी और वो फिलामेंट सप्लाई से कंट्रोल होती थी, है ना। तो देखो सबसे पहला बात, इन रोंजन ट्यूब, इन रोंजन एक्सरे ट्यूब, इन रोंजन एक्सरे ट्यूब एक मिनट ज़रा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। तो ध्यान दीजिए, इन रोंजन एक्सरे ट्यूब इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, intensity and frequency are not having separate control. है ना, not having separate control. In Roentgen X-ray tube, intensity and frequency are not having separate control. दोनों अलग अलग कंट्रोल नहीं रखते हैं, मतलब दोनों का एक ही कंट्रोल था, है ना। हाँ देखिए, फिलामेंट सप्लाई is used to enhance intensity और frequency both, है ना।
फिलामेंट सप्लाई इज यूज्ड टू एनहेंस इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बोथ एंड फिलामेंट सप्लाई if decreased then intensity and frequency लिखो, intensity and frequency both decrease simultaneously, यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम थी। तो रोंजन की जो एक्सरे ट्यूब थी उसकी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी? कि जो है ना इंटेंसिटी और जो वो थी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उसको अलग अलग कंट्रोल करना संभव नहीं था। दोनों या तो एक साथ बढ़ती थी या दोनों एक साथ घटती थी। जैसे इंटेंसिटी बढ़ानी होती थी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती थी तो इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ती थी। दोनों एक साथ या तो बढ़ते थे या एक साथ घटते थे, दोनों अलग अलग कंट्रोल नहीं होते थे। यानी हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि इंटेंसिटी बढ़ाते और फ्रीक्वेंसी घटाते, ये नहीं कर सकते, है ना। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी इसके अंदर। दूसरी बात नंबर टू हीटिंग ऑफ टारगेट मेटल was big issue. हीटिंग ऑफ टारगेट मेटल वाज बिग इशू, बहुत बड़ा इशू था टारगेट मेटल। होता क्या था कि ये मेटल जो था ना, ये वाला टारगेट, इसको टारगेट कहते थे। ये टारगेट कभी कभी गर्म होकर के पिघल करके गिर जाता था और फिर जा करके वापस नया लगाना पड़ता था। तो यानी ये बड़ी समस्या थी, है ना। इसके लिए कोई कूलिंग अरेंजमेंट नहीं था। अब हम बात करेंगे कूलिश ट्यूब, है ना। In Coolidge tube, the intensity and frequency can be controlled separately. In Coolidge tube, the intensity and frequency can be controlled separately, है ना। देखो फिलामेंट सप्लाई is used to control intensity and a separate accelerating voltage circuit is used to control frequency मतलब फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को अलग अलग कंट्रोल किया जा सकता था। यानी कि कूलिज ट्यूब में ऐसा अरेंजमेंट था कि अगर हम चाहते कि इंटेंसिटी बढ़ाई जाए तो हम इंटेंसिटी बढ़ा देते, हम चाहते कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते, चाहते कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए लेकिन इंटेंसिटी घटाई जाए तो वो भी कर सकते थे, है ना। तो ये अलग अलग तरह की मतलब जो है ना, दोनों को अलग अलग कंट्रोल किया जा सकता था कूलिज ट्यूब के अंदर, राइट। तो देखिए कूलिज ट्यूब में एक तो अरेंजमेंट सेपरेट इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का हुआ, एक क्या हुआ उसके अंदर कूलिंग का अरेंजमेंट है कि टारगेट जो है उसको कूलिंग किया जाता है
और वहाँ पे कूलिंग अरेंजमेंट लगाए जाते हैं कि जिससे वो ठंडा होता रहे, ठंडा होता रहे। देखिए मैं कूलिंग ट्यूब का सीमेटिक डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। जैसे ये आपका फिलामेंट है, फिलामेंट की सप्लाई एकदम अलग है। इस सप्लाई से फिलामेंट का जो है ना करंट कंट्रोल किया जाएगा। फिलामेंट अगर ज़्यादा तेज़ी से गर्म होगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिलामेंट कम गर्म होगा तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इस तरह से ये होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे तो हम यहाँ पे इनको क्या करते हैं, एक्सेलरेट करने का अरेंजमेंट करते हैं। जो पहले वाला अरेंजमेंट था बुर्रोंजन वाला, उसमें ये एक्सेलरेटिंग अरेंजमेंट नहीं था, इसे हम इलेक्ट्रॉन गन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गन। अब यहाँ पर हम वेरिएबल वोल्टेज का अरेंजमेंट करते हैं, है ना। वेरिएबल वोल्टेज का अरेंजमेंट करते हैं हम, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिवाइडर लगाते हैं, और यहाँ पर हम हाई पॉजिटिव पोटेंशियल लगा देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव लगाते हैं, यहाँ पॉजिटिव लगाते हैं। ये यहाँ पे तेज स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की एक पेंसिल बीम निकलती है। यहाँ हम एक टंगस्टन का बटन लगा देते हैं, क्योंकि पेंसिल बीम हमने बनाई है ना। पेंसिल बीम बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हमें जो है ना इलेक्ट्रॉन्स जो है एक पर्टिकुलर जगह पे आके गिरेंगे, फिर हम इस बटन जहाँ पे ये आकर के गिरेंगे, यहाँ हम एक टंगस्टन का जो है ना बटन लगा देते हैं, ये इसी पर आकर गिरते हैं। इसे कहते हैं टारगेट, इसे कहते हैं टारगेट। अच्छा, अब इस टारगेट के आसपास में हम क्या करते हैं कि बहुत सारी कूलिंग ट्यूब्स लगा देते हैं। जैसे एसी के अंदर होती है ना कूलिंग ट्यूब, आपका जो एयर कंडीशन सेटअप होता है एयर कंडीशनर में, एयर कंडीशनर में बहुत सारी क्या होती हैं, कूलिंग ट्यूब होती हैं। तो वो कूलिंग ट्यूब हम लगा देते हैं इसके चारों तरफ, पीछे की तरफ, और उन कूलिंग ट्यूब के अंदर जो है चिल्ड कूलेंट जो है बहता रहता है, और वो कूलेंट जो है इसके टारगेट के आसपास से, बगल से, एकदम नज़दीक से निकलता है। तो वहाँ से एकदम ठंडा कूलेंट जो है निकलता है, और ये कूलेंट यहाँ इनके आसपास में रहता है, और यहाँ से फिर वापस से ये गर्म होकर के कूलेंट निकलता है इन ट्यूब में से। कुल मिला के टारगेट के ठंडा करने का जुगाड़ है ना। और पहले उसमें क्या होता था रोंजन वाले में कि टारगेट जब गर्म हो जाता था तो पिघल जाता था, गिर जाता था, है ना। हाँ, तो यहाँ से एक्सरेज निकलती थी, और ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट बल्ब के अंदर पैक कर दिया जाता है। ये जो मैंने इतना बड़ा बनाया है ना, ये तो मैंने शकल सूरत से बड़ा बनाया है, ये होता बड़ा छोटा सा है अरेंजमेंट, इतना बड़ा नहीं होता है, इतना बड़ा नहीं होता है। अगर आप लोगों ने कभी एक्सरे खिंचवाया हो, सभी बच्चों का मतलब कभी ना कभी तो आजकल हमारी ज़िंदगी में एक्सरे मशीन देखने का मौका लग ही जाता है। तो वो एक्सरे मशीन जो होती है उसके अंदर एक छोटा सा बल्ब होता है, और उस बल्ब में से ही एक्सरे आती हैं। तो ये सारा अरेंजमेंट उस बल्ब के अंदर ही होता है ना। इतना छोटा सा चौकोर सा बक्सा होता है कांच, उसके अंदर जो बल्ब, उसी में से सब कुछ आता है। तो ये टारगेट पर एक्सरेज आती हैं, इन एक्सरेज को फोकस कर दिया जाता है, जहाँ डालना होता है वहाँ पर डलती हैं ये, राइट। और ये सारा अरेंजमेंट है। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ कि आपका जो है ना कूलिंग बहुत ज़रूरी है। तो देखिए एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, when high energy electrons collide with metal, when high energy electrons collide with metal, collide with metal, then only less than 1% energy is used to convert as X-rays. 99% energy goes waste as heat. सारी की सारी 99% एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। केवल 1% से भी कम एनर्जी एक्सरेज में बनती है, हीट ज़्यादा होती है ना। तो 99% एनर्जी
एनर्जी wasted as heat is required to be removed. So a cooling emulsion is made to flow through cooling tubes. ये जो कूलिंग ट्यूब्स है बेटा, इसमें से इमल्सन बहता है। अब देखो, अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ाने की इच्छा हो रही हो तो क्या करें, आप इसको बढ़ाएं। इसके ये जो है ना, ये वाला सोर्स, इस सोर्स से इंटेंसिटी कंट्रोल की जाती है, और इस चीज़ से फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की जाती है। कि आपको इंटेंसिटी बढ़ाना हो तो इसको बढ़ा दो, फिलामेंट करंट को बढ़ा दो। फिलामेंट करंट बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन आप अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये वोल्टेज है ना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। किसकी? एक्सरेज की। तो यहाँ दोनों कंट्रोल कर सकते हैं, कूलिंग का अरेंजमेंट भी किया हुआ है। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करेंगे किसकी? आगे हम बात करेंगे एक्सरेज की टाइप्स और क्या क्या काम आते हैं ना। तो देखिए, तो अब अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सरेज। टाइप्स ऑफ एक्सरेज हम दो तरह से डिस्कस करेंगे, है ना, दो ढंग से। तो देखो, हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एक्सरेज। देखो, बेस्ड ऑन यूज, देखो यूज के बेसिस पर एक्सरेज दो टाइप की होती हैं, जैसा जैसा हमारे जीवन में यूज आता है उसके बेसिस पर। तो सबसे पहली एक्सरेज होती हैं सॉफ्ट एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज जो होती हैं, इनकी जो लैम्डा होती है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। सॉफ्ट एक्सरेज की जो लैम्डा होती है वो 100 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है ना। हाँ, और ये तो मान के चलो कि आप इसको ये भी कह सकते हो कि जो लैम्डा है वो 10 to 100 एंगस्ट्रॉम होती है, सॉफ्ट एक्सरेज जो है ना। ओके, इनका यूज जो है ना मेडिकल में यूज होता है ना। तो दीज आर यूज्ड इन डायग्नोसिस, और जो है ना डायग्नोस्टिक सेंटर्स में एक्सरेज का यूज होता है ना। दीज आर यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पज। तो ये जो है ना सॉफ्ट एक्सरेज होती है। क्या होती हैं? सॉफ्ट एक्सरेज होती है। इनकी पेनिट्रेशन कम होती है और इनकी एनर्जी भी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। लैम्डा ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है ना। दूसरी टाइप की एक्सरेज होती है हार्ड एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज की जो लैम्डा होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। ये बहुत हार्ड होती हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो दीज आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, दीज एक्सरेज आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, जैसे रेलवे व्हील, रेलवे के टायर, रेलवे के जो व्हील बनते हैं, पहिए जो बनते हैं ना ट्रेन के, इन पहियों का जांच, इन पहियों की इंस्पेक्शन एक्सरेज से की जाती है। जैसे पहिया बन करके आ गया फाइनल, अब वो पहिया बन के आ गया फाइनल, अब उसको इन्वेंट्री में पहुंचाना है, स्टोर रूम में पहुंचाना है पहिए को, या ट्रेन रेलवे को भेजना है पहिए को, उससे पहले उसकी एक्सरे से जांच करते हैं। तो एक्सरे से कैसे जांच करते हैं? उस पर हार्ड एक्सरेज डाली जाती है उस पर। तो अगर कहीं पर उसके अंदर, पहिए के अंदर कहीं कोई डेंसिटी कम हुई, कहीं कोई स्ट्रेंथ कम होती है,
या गलती से कोई मेटल में एयर बबल आ गया है, तो वो जहाँ पर भी कोई एयर बबल होता है या कहीं कोई डिफेक्ट होता है, उस डिफेक्ट पर जो एक्सरे पास होती हैं तो उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब बढ़ी हुई इंटेंसिटी आ जाती है। तो जैसे मान लो हमने एक्सरेज यहाँ से भेजी और सपोज यहाँ पर पहिया है ना, जैसे मान लो ये पहिया है, सपोज ये ट्रेन का पहिया है। अब हमें इसकी जांच करनी है कि ये अच्छा बना है कि नहीं बना, इसमें क्वालिटी प्रोडक्शन है कि नहीं है। तो क्वालिटी प्रोडक्शन का पता लगाया जा सकता है एक्सरेज से। हम यहाँ से एक्सरेज डालेंगे, तो कुछ एक्सरेज इसमें एब्जॉर्ब होंगी। अब कहीं कहीं ऐसा होगा एक्सरे प्लेट के अंदर कि वहाँ पर जो है ना कुछ अलग तरह का स्पॉट आ जाएगा। इसका मतलब है कि वहाँ एक्सरे एब्जॉर्ब नहीं हुई हैं उस जगह। जैसे मान लो कहीं पर एयर बबल है इसके अंदर, तो अगर एयर बबल है पूरा सॉलिड नहीं है, कंप्लीट सॉलिड नहीं बना है, पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं बना है, तो पूरा स्ट्रॉन्ग नहीं बना है तो क्या होगा, उस एयर बबल में से एक्सरेज एब्जॉर्ब नहीं होंगी, तो उधर एक्सरेज ज़्यादा पहुँच जाएंगी। तो जब ज़्यादा इंटेंसिटी कहीं भी दिखी तो हम उस व्हील को रिजेक्ट कर देंगे। जो पहिया बना वो रिजेक्ट हो गया, वापस जाएगा वो बनने के लिए, वापस वो मोल्ड के लिए जाएगा, मतलब उसको पिघला करके उसको मेल्ट करके वापस बनाया जाएगा फिर पहिए को, तो रिजेक्ट हो जाएगा वो पीस। समझ रहे हो ना आप? तो ये इंडस्ट्रीज में टेस्टिंग पर्पज से काम आती है हार्ड एक्सरेज, राइट। चलिए अब हम, ये तो बेस्ड ऑन द यूज हुआ है ना। अब मैं कहूँगा बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड कि किस तरह से जो है ना एक्सरेज प्रोड्यूस की गई हैं, है ना। तो उनका प्रोडक्शन कैसा हुआ है उस पर डिपेंड करेगा एक्सरेज का टाइप। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे दो तरह के एक्सरेज, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज और दूसरी तरफ की होंगी कैरेक्टरिस्टिक और डिसकंटिन्यूस एक्सरेज। हाँ जी, कॉन्टिन्यूस एक्सरेज, कैरेक्टरिस्टिक और डिसकंटिन्यूस एक्सरेज। ये आएंगी। तो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज एंड डिसकंटिन्यूस एक्सरेज, ये दो तरह की एक्सरेज होती हैं। ये किस पर डिपेंड करी, ये प्रोडक्शन पर डिपेंड करी कि किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूस एक्सरेज की बात करेंगे, है ना। तो देखो कॉन्टिन्यूस एक्सरेज कैसे बनती हैं। क्या होता है कि जैसे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आता है, तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो टारगेट से टकराता है। तो टारगेट से जब टकराता है तो टारगेट के किसी एटम से टकराता है, एटम से टकराता है ना। एटम से जब टकराता है तो एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराता, किसी इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराता, तब कॉन्टिन्यूस एक्सरेज बनती है। तो देखिए क्या है कंसेप्ट, क्या है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज का। कॉन्टिन्यूस एक्सरेज, बात को समझने की कोशिश करना। When a high speed electron colliding to a target atom, when a high speed electron colliding to a target atom, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो टारगेट से टकराएगा, टंगस्टन से टकराएगा। टंगस्टन के अंदर किसी एक इलेक्ट्रॉन, अरे यार इलेक्ट्रॉन की दम कितनी होती है, बेचारा कितना सा होता है इलेक्ट्रॉन, तो बड़ी चीज से तो टकराने नहीं है, टकराएगा तो अपने जैसे से ही, है ना। कोई भी टकराता तो अपने जैसे से ही है ना, बड़े से थोड़ी टकराता है। हाँ, तो वही बात है। तो व्हेन अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग टू अ टारगेट एटम, then enter inside the atom, but do not collide with any of internal electrons, है ना। then continuous X-rays are produced, ये बड़ी जोरदार बात है
कि इलेक्ट्रॉन आया, टारगेट से टकराया, टारगेट के एटम से टकराया, एटम के अंदर घुसा, एटम में घुस करके बाहर वापस निकल गया, अंदर वाले किसी इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराया। अब आप सुनिए क्या है। देखो बेटा, किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, मैं एक एटम बना रहा हूँ यहाँ पे, एक एटम बना रहा हूँ, है ना। किसी भी एटम में क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। तो ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस देख लीजिए प्लीज़, न्यूक्लियस देख लो। न्यूक्लियस के चारों तरफ सबसे पहले नंबर 1 ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, फिर उसके बाद नंबर 2 ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना, फिर नंबर 3 ऑर्बिट में कितने 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, फिर नंबर 4 में कितने चक्कर लगाते हैं, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18, नंबर चौथे वाले में कितने चक्कर लगाते हैं, 32। ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, राइट। अब देखो, ये तो आपका क्या हुआ, टारगेट एटम हुआ। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहर से, बहुत तेजी से दौड़ा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर घुस गया है, इलेक्ट्रॉन अंदर घुस गया है, किसी से भी नहीं टकराया है, बिना टकराए बाहर निकल गया है। तो अंदर तो घुसा है लेकिन टकराया किसी से नहीं, नो कॉलिजन। यहां थी हाफ mu² एनर्जी, यहां थी हाफ mv² एनर्जी, राइट। अब आप देखो क्या होने वाला है। जब ऐसा है तो अब जो है ना, ये एनर्जी में कमी आई है, यानी जब एंट्री की थी उसने तो उसकी जो एनर्जी थी ना हाफ mu², दैट वाज बिग एनर्जी, वो बहुत बड़ी एनर्जी थी, हाफ mu²। बाद में उसके पास जो एनर्जी बचती है ना बेचारे के पास, वो बहुत कम एनर्जी बचती है, हाफ mv²। भैया एनर्जी तो कम बचनी है। देखो सुनो, ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ये वाली एनर्जी बेहद कम हो जाती है। पूछो, आप दुश्मन के घर में घुस के आया है, किसी पराये घर के अंदर घुस के आया है, पराये घर में घुसा तो था टक्कर मारने, लेकिन पड़ी नहीं, आ गया वैसे के वैसे साइड वाइड में से ही। तो जैसे मान लो किसी के घर में चोर घुस गया, लुटेरा घुस गया, अब वो गया तो था लेकिन लूट नहीं पाया, घर में कुछ हो गया ऐसा तो बेचारा भाग लिया लुटेरा। तो नेचुरल है कि जितनी ऊर्जा के साथ में वो लूटने आया था, जब वो निकल के भागेगा तो उतनी एनर्जी तो नहीं बचेगी, कुछ ना कुछ तो अंदर शील्डिंग इफेक्ट आएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट आएगा। आप लोग जानते हैं कि जब वो अंदर इलेक्ट्रॉन घुसेगा तो अंदर शील्डिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा ना। उन स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस जरूर होता है। और वो जो एनर्जी में डिफरेंस आता है ना बेटा, वो जो डिफरेंस है वो एक्स रेज के रूप में बाहर निकलता है, फोटोन के रूप में बाहर निकलता है। तो दिस इज एक्सरे फोटोन, है ना। तो एक्सरे फोटोन के रूप में बाहर निकलता है। देखिए एच न्यू इज एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, कितनी आएगी जी, हाफ mu² माइनस हाफ mv², ये आपकी एनर्जी आएगी, राइट। अच्छा, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इफ हाफ mv² इज मिनिमम, if half mv² is minimum, if half mv² is minimum, then h nu is maximum। क्यों, सही बात है ना। अब बताओ मिनिमम हाफ mv² कितनी हो सकती है इस दुनिया में, हाफ mv² मिनिमम कितनी होगी ये बताओ। मैं बताऊं कितनी हो सकती है मिनिमम, 0 हो सकती है भाई। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 ही हो सकती है, उससे कम काइनेटिक एनर्जी इस दुनिया में पाई नहीं जाती। इसलिए मैं कहूँगा कि एच न्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ mu²। ये न्यू मैक्सिमम है जी, ये न्यू मैक्सिमम। अब देखिए IF इफ
कैपिटल V इज एक्सिलरेटिंग वोल्टेज फॉर इलेक्ट्रॉन, एक्सिलरेटिंग वोल्टेज फॉर इलेक्ट्रॉन, देन क्या होगा, देन हाफ mu स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी इक्वल टू E इंटू कैपिटल V। तो देयरफॉर H न्यू मैक्सिमम इट इज इक्वल टू E इंटू V। तो बताइए देयरफॉर न्यू मैक्सिमम कितना आएगा बेटा, न्यू मैक्सिमम आएगा EV अपॉन H। न्यू मैक्सिमम इक्वल टू EV अपॉन H, करेक्ट। अब जब आपके पास में ये न्यू मैक्सिमम जो है ना EV अपॉन H आ गया, तो ये न्यू मैक्सिमम जो है आपका EV अपॉन H आ गया। इससे ज़्यादा एनर्जी वाला एक्सरे फोटोन नहीं बन पाएगा, इससे ज़्यादा एनर्जी वाला एक्सरे फोटोन नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो भैया ये सबसे तगड़ा एक्सरे फोटोन है, खतरनाक। अब देखिए HENCE हेंस लैम्डा मिनिमम बराबर होता है C अपॉन न्यू मैक्सिमम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मिनिमम वेवलेंथ आएगी, वो मिनिमम वेवलेंथ आएगी। तो देखिए लैम्डा मिनिमम बराबर C अपॉन न्यू मैक्सिमम है EV अपॉन H। तो लैम्डा मिनिमम बराबर आएगा HC अपॉन EV, HC अपॉन EV। इसको हम बोलते हैं 1240 बटे V नैनोमीटर, ये आया। HC अपॉन E की वैल्यू 1240 नैनोमीटर, ये पिछले चैप्टर में बताया होगा, तो वो यहाँ भी अप्लाई होगा, राइट। ये बात हो गई आपकी। तो ये लैम्डा मिनिमम है। अब लैम्डा मिनिमम से ज़्यादा वाली सारी वेवलेंथ बनेगी, राइट। तो दीज एक्सरेज आर continuous X-rays, these X-rays are continuous X-rays with lambda greater than lambda minimum or lambda is greater than HC upon EV। यानी इससे ज़्यादा वेवलेंथ वाली सारी एक्सरेज बनेंगी, इससे कम वाली नहीं बनेगी कोई भी, है ना। तो दीज आर एक्सरेज विथ लैम्डा दिस ग्रेटर देन। तो ये सारी की सारी वेवलेंथ बनेंगी इससे ज़्यादा एनर्जी वाली, इससे कम एनर्जी वाली नहीं बनेंगी वेवलेंथ, ठीक है। इससे ये है ना लैम्डा मिनिमम है, ये ध्यान रखना। हाँ, अब इससे ज़्यादा वाली लैम्डा आएगी। ज़्यादा लैम्डा होने का मतलब, ज़्यादा लैम्डा होने का मतलब एनर्जी कम। ध्यान दो, न्यू ज़्यादा यानी लैम्डा कम, न्यू ज़्यादा यानी लैम्डा कम, लैम्डा कम यानी एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा यानी पेनिट्रेशन ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा यानी पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, राइट। चलिए अब हम दूसरी टाइप की बात करेंगे, डिसकंटिन्यूअस एक्सरेज या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, राइट। हाँ जी, तो अब अपन बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, है ना। डिसकंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। देखिए, when a high speed electron collides with any internal target electron,
इंटरनल टारगेट इलेक्ट्रॉन, then characteristic X-rays are produced. हाँ जी, जब आने वाला इलेक्ट्रॉन टारगेट के अंदर के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, टारगेट के अंदर के किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो क्या होता है? तो फिर जो है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बनता है, मतलब वो सॉरी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बनती है। अब देखिए कैसे हुआ, मैं बताता हूँ। देखो मैं एक टारगेट एटम बना रहा हूँ। टारगेट एटम के सेंटर पे बेटा क्या होता है? सभी बच्चे इस बात को ध्यान से सुनेंगे। सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथे में कितने होते हैं? 32 होते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? राइट। अब देखो आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन नंबर 1 में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन नंबर 2 में, फिर 18 इलेक्ट्रॉन नंबर 3 में, है ना? हाँ, फिर 32 इलेक्ट्रॉन नंबर 4 में होते हैं, है ना? हाँ जी। तो देखिए ये मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए। 1 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन बनाए, दूसरे वाले में 8 बनाए, तीसरे वाले में 18 बनाए, चौथे वाले में 32 बनाए हैं। ठीक? अरे यार मेरे को क्यों तुम 32 इलेक्ट्रॉन बनवाने पे तुले पड़े हो? फिर मैं इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता रह जाऊंगा बेचारा, एक्सरेज नहीं पढ़ा पाऊंगा, हैं? तो बेटा मान लो मैंने बना दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक थोड़ी आता है साहब, बहुत सारे आते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो इंसिडेंट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विथ एनी टारगेट इलेक्ट्रॉन। बताइए आने वाला इलेक्ट्रॉन किससे टकराएगा? जो आने वाला हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है वो किससे टक्कर करेगा? बताओ, आने वाला हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन किससे टकराएगा? बताओ, सोचो जरा। जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन वो अंदर के किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, एक से एक ही टकराएगा। एक इलेक्ट्रॉन से टक्कर एक की ही होगी। अब आप बताइए कि वो किससे टकराएगा? बताओ, आने वाला इलेक्ट्रॉन किससे टकराएगा? सोच लिया आपने? चलो मैं बता देता हूँ भैया। आने वाला इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा जो उसके रास्ते में आएगा। सिंपल, कितना सिंपल है यार। टकराएगा तो उसी से ना जो उसके रास्ते में आएगा, इसमें कौन सी सोचने की बात है? तो देखो, अब मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन आया सबसे पहले, है ना? और मान लो ये आया तेजी से दौड़ता हुआ आया और डिशुम नंबर 1 से टकरा गया, के वाले से टकरा गया। के वाले से, इसको हम कहते हैं के, इसको कहते थे एल, इसको कहते थे एम, इसको कहते थे एन, ऐसे ही ना, के एल एम एन ऑर्बिट्स। राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन जो आया वो के वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। अगर टकरा गया तो ज़्यादा जोरदार आया तो उसने के वाले को टक्कर मारी, ले चल। अब के वाले को डिसूम करते ही क्या किया इसने? के वाले से कहा चल, एनर्जी देगा ना भैया के वाले को। के वाले को एनर्जी दे दी, एनर्जी दे दी तो बोले मैं जा रहा हूँ, तू भी आ जा, दोनों भागेंगे। तो देखो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आया है ना वो तो कभी रुकता ही नहीं है भैया, वो तो उस परिवार का सदस्य नहीं है। द आउटसाइड इलेक्ट्रॉन इज नॉट फैमिली मेंबर, तो ही कैन नॉट स्टे इन फैमिली। बट जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको भी उड़ा के दे जाएगा कि बक तू भी भाग। अब क्या करता है ये फैमिली का जो इलेक्ट्रॉन है, परिवार वाला इलेक्ट्रॉन, ये जितनी एनर्जी इसको मिलती है उसके हिसाब से, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अगर इसको कम एनर्जी मिली तो एक्साइटेशन कम होगा, एक्साइटेशन होगा जी, एनर्जी मिल के एक्साइटेशन होता है। देखो तो जैसी एनर्जी मिली वैसा एक्साइटेशन। अगर टक्कर कम हुई, कम जोरदार टक्कर हुई तो एक्साइटेशन कम होगा, ज़्यादा जोरदार टक्कर हुई तो एक्साइटेशन बड़ा होगा। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतना बड़ा एक्साइटेशन होगा। तो देखो के वाला जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, एल में आ सकता है, एक्साइट तो होना है। फिर अगर ज़्यादा जोर से एनर्जी मिल गई तो साहब एम में आ जाएगा।
और ज़्यादा एनर्जी मिली तो N में चला जाएगा, और ज़्यादा एनर्जी मिली तो O में चला जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट का ये रूल है कि नो इलेक्ट्रॉन कैन बी देयर इन द एक्साइटेड स्टेट फॉर अ शेड्यूल्ड टाइम। कितना है उस शेड्यूल्ड टाइम की वैल्यू? कितनी देर रह सकता है एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन? आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा ना कि भाई इतनी देर से ज़्यादा नहीं रह सकता इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में एक पर्टिकुलर टाइम से ज़्यादा नहीं रह सकता। दैट टाइम इज व्हाट? 1.6 इंटू 10⁻⁻14 सेकंड। इतनी देर तक रह सकता है। ये आपको बताया था कि 1.6 इंटू 10⁻⁻14 सेकंड से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता, यानी उसको वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन आया, इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारा तो ये बाहर गया तो या तो K वाला इलेक्ट्रॉन L में गया या M में गया या N में गया या O में गया, जहाँ भी गया वहाँ ये टिक नहीं सकता साहब ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, आएगा वापस जरूर, और इसके अंदर टाइम में वापस आ जाएगा। यानी अब सोचो, जो L में गया वो वापस K में आएगा वापस, जो M में गया वापस K में आएगा वापस, ये जो आएगा, तो जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट एनर्जी डिफरेंस विल बी लिबरेटेड इन फॉर्म ऑफ एक्सरे फोटोन। वो एनर्जी डिफरेंस एक्सरे फोटोन के रूप में आएगा। तो देखिए होता क्या है, पूरा प्रोसेस जो है उसको आप अच्छे तरह समझ लीजिए, है ना। इंसिडेंट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन व्हेन कोलाइड, हाँ जी, इंसिडेंट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन व्हेन कोलाइड विथ incident high speed electron when collide with any internal electron, collide with any internal electron, है ना, then internal electron get excited and just returns back to the ground state. तो incident high speed electron when collide with any internal electron, then internal electron get excited and just returns back to the ground state. तो वो ग्राउंड स्टेट पर वापस आएगा, और जब वो ग्राउंड स्टेट पर वापस आएगा तो देखो क्या होगा। ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो एंड लिख दो, आगे लिखो, एंड द रिलेटेड एनर्जी गैप इज एमिटेड एज एक्सरे फोटोन। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का गेम पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ऐसे ही तो होता था कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता था तो वो एनर्जी को लिबरेट करता था। वो एनर्जी लिबरेट होती थी तो वो क्या होता था, फोटोन होता था। वही फोटोन यहाँ पर है, राइट। अब देखिए, है ना, ये जो के वाले से टकराया तो इसको हम कहते हैं के सीरीज। मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ, है ना। देखिए इसको कहते हैं के सीरीज। क्या नाम है इसका? के सीरीज ऑफ एक्सरेज, के सीरीज, है ना। हाँ, अब देखो, अब हम इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से ला रहा हूँ, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है,
आकर के ये एल से टकरा सकता है ना, आकर के डिसुंग 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 डिसुंग, एल से डिसुंग हो गया। एल से टकरा गया तो क्या होगा, एल से टकरा गया तो ये हाई एनर्जी उसमें जाएगा, लेवल में, हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, फिर ये वापस आएगा। तो जो एक्सरेज बनेंगी वो एल सीरीज बनेगी, एल सीरीज, के सीरीज, एल सीरीज। अच्छा, अगर ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आया, ये एम सीरीज से टकरा, एम वाले से टकरा गया तो क्या होगा, एम से इलेक्ट्रॉन जो है ना हायर लेवल में जाएगा, हो सकता है उससे हायर लेवल में जाए, फिर ये वापस आएगा, तो ये एम सीरीज बनेगी। कौन सीरीज बनेगी, एम सीरीज बनेगी। समझ रहे हो। तो देखिए सबसे पहले हम के सीरीज ऑफ एक्सरेज की बात करेंगे। के सीरीज एक्सरेज, के सीरीज एक्सरेज कैसे बनेंगी, है ना, इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न बैक टू 1, है ना। हाँ, तो देखिए इलेक्ट्रॉन विल रिटर्न बैक टू 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 पर आएगा, तो के सीरीज की एक्सरेज बनेंगी। अब देखो मैं के तरीके बता रहा हूँ, के अल्फा, के बीटा, के गामा, के डेल्टा, के अल्फा, के बीटा, के गामा, के डेल्टा। के अल्फा कैसे बनेगी, के अल्फा बनेगी n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1। के बीटा कैसे बनेगी, n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, जरूर आता है। ये के अल्फा, के बीटा, के गामा, के डेल्टा, 4 तरह की एक्सरेज हो गई के सीरीज के अंदर, के सीरीज के अंदर। अब बताइए किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी इन चारों में से, के अल्फा, के बीटा, के गामा, के डेल्टा, चारों में से किसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी इन चारों में, के डेल्टा, करेक्ट। तो देखिए मैं कहूँगा फ्रीक्वेंसी ऑफ के डेल्टा इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ के गामा इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी। लैम्डा जो है उल्टा आएगा, लैम्डा क्या आएगा, लैम्डा ऑफ के डेल्टा इज लेस देन लैम्डा ऑफ के गामा इज लेस देन लैम्डा ऑफ के बीटा इज देन लेस देन लैम्डा ऑफ के अल्फा। ये आएगी बेटा, राइट। अच्छा, अब देखिए एल सीरीज की बात कैसे करेंगे। एल सीरीज में क्या होगा, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, ठीक है। एम सीरीज में वही एम अल्फा, एम बीटा, एम गामा, है ना। वो बस आएंगी कहाँ पर, एल सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ रिटर्न बैक करेगा, n इक्वल टू 2 पर। एम सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ रिटर्न बैक करेगा, n इक्वल टू 3 पर। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की रिटर्निंग बैक होगी, करेक्ट। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने जैसे आपको बताया के सीरीज वाली एक्सरेज बनी, इसी तरीके से एल सीरीज वाली बन जाएंगी, इसी तरीके से एम सीरीज वाली बन जाएंगी, है ना। हाँ, तो जैसे के अंदर बना के अल्फा, के बीटा, के गामा, के डेल्टा बना ना, ऐसे ही एल में बन जाएगा, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। समझ गए होंगे आप कि अगर एल में देखो नंबर 2 में आएगा, एंट्री तो नंबर 2 में होगी ना फाइनल। तो एल माने नंबर 2, एम माने नंबर 3, ठीक है। तो जब एल सीरीज वाली एक्सरे बनेंगी तो 3 से 2 में आएगा, 4 से 2 में आएगा, 5 से 2 में आएगा, और एनर्जी जो है 5 से 2 वाले में सबसे ज़्यादा होगी, या इन्फाइनाइट से 2 वाले में सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑर्बिट्स तो कितनी भी हो सकती हैं, है ना। हाँ, तो ये चीज़ है। अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, है ना, करैक्टरिस्टिक एक्सरेज, है ना। तो आप नेक्स्ट टॉपिक डालिए, टू कैलकुलेट न्यू एंड लैम्डा ऑफ करैक्टरिस्टिक एक्सरेज। To calculate nu and lambda of characteristic X-rays,
है ना। अब मैं जो है आपको कैलकुलेट कराता हूँ। तो देखिए सुनिए, आप लोग जो केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं ना, वही चीज़ हम करेंगे एकदम। केमिस्ट्री में आप ये फॉर्मूला करते थे, देखो, है ना, 1/λ इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ऐसा करते थे क्या? ये फॉर्मूला आता था आप लोगों को? चेक करिए क्या आता था। क्या केमिस्ट्री में पढ़ाया था सर ने? आर क्या था? आर का नाम क्या था? बताइए क्या क्या नाम था आर का? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। आर का नाम क्या था? रिडबर्ग्स कांस्टेंट। अब आप देखो, जेड आपका एटॉमिक नंबर था, n1 n2 आपका ट्रांजिशन का, ऑर्बिटल ट्रांजिशन का नंबर था कि n2 से n1 में आएगा, राइट। ये 1/λ हुआ। न्यू क्या आएगा बेटा? न्यू आएगा RCZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये न्यू आया, ये क्या है? न्यू आया, है ना। यस। अब आप देखिए, ये जो न्यू वाला जो ये फार्मूला था ना, इस फार्मूले में मोस्ले ने थोड़ा सा करेक्शन किया, है ना। मोस्ले करेक्टेड दिस इक्वेशन, ध्यान दीजिए, मोस्ले करेक्टेड दिस इक्वेशन टू अकाउंट, है ना। मोस्टली करेक्टेड दिस इक्वेशन टू अकाउंट स्क्रीनिंग इफेक्ट, टू अकाउंट स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो मोस्ले ने स्क्रीनिंग इफेक्ट को अकाउंट करने के लिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट का प्रभाव इसके ऊपर डालने के लिए इसमें करेक्शन किया, है ना। तो to include effect of shielding, to include effect of shielding और क्या? इफेक्ट ऑफ शील्डिंग और क्या? स्क्रीनिंग, है ना। ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी। टू इंक्लूड इफेक्ट ऑफ शील्डिंग, ये शील्डिंग की स्पेलिंग में SHI आएगा, SHE आएगा, क्या आएगा? मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, है ना। आप लोग चेक कर लेना आप लोग क्या आएगा, है ना। हाँ, ये थोड़ा सा मतलब मेरे को ऐसे ही कंफ्यूजन रहता है। इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स और स्क्रीनिंग ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ही करेक्टेड एज बिलो। देखिए कैसा करेक्शन किया उसने, मोस्ले ने कैसा करेक्शन किया, है ना। तो वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए मोस्टली का करेक्शन देखो, न्यू इक्वल टू RCZ की जगह Z माइनस B का स्क्वायर लिख दिया, बस इतना सा करेक्शन किया उसने। दिस B इज कॉल्ड एज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इस B का नाम क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, राइट। ये जो B की वैल्यू होती है ना, ये B की वैल्यू जो है वो K के लिए 1 होती है ना। फॉर K सीरीज B इज इक्वल टू 1, फॉर L सीरीज B इज ग्रेटर देन 1, है ना। अब ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए, मैं अगर यहाँ पर
ध्यान लगाऊं तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर है। तो मैं पता है इसको न्यू को क्या लिखूंगा, मैं न्यू को लिखूंगा न्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी स्क्वायर, a इंटू जेड माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब जब ये a इंटू जेड माइनस बी स्क्वायर हो गया, या आप इसको a स्क्वायर भी लिख सकते हो, अलग अलग जगह अलग अलग लिखा हुआ है ना। कभी कभी मैं इसको a लिख देता हूँ, कभी कभी मैं इसको a स्क्वायर लिख देता हूँ, तो ये मतलब इच्छा के अनुसार होता है, इसके लिए कोई नियम बना हुआ नहीं है। अब आप क्या लिखोगे, है ना, है ये वाला। अभी तो मैंने इतना ही लिखा है। अब ध्यान दो, आपका b तो जो है ना स्क्रीनिंग कोफिशिएंट है ही, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। ये a क्या है, a है आपका आर सी इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये आपका a है। अब आप यहाँ सावधान हो जाइए थोड़े से, कई बार a को यहाँ पर a स्क्वायर लिखा जाता है, अगर यहाँ पर a स्क्वायर लिख दिया जाएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, और अगर a लिखा गया है तो फिर ये a है ही, ये a है, राइट। तो ये आपको बस उस समय की स्थिति, अब आप कहोगे कि क्या लिखा जाएगा सब, कब कब क्या क्या लिखा जाएगा, वो आपका जब क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर रहेगा, है ना। कई लोग इसको केवल a लिख देते हैं, जैसे मैं आज इसको a लिख रहा हूँ तो ये चीज़ a हो गई पूरी की पूरी, है ना। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर मान लो मैं ऐसा लिखूँ a इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर, a इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर लिख दूँ मैं, तो फिर a1 कितना आ जाएगा आपका, सोचो, अंडर रूट आर सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब n1 n2 तो आपको पता लग ही गया कि n1 लोअर ऑर्बिटल एनर्जी है और n2 हायर ऑर्बिटल एनर्जी है ना। हायर नंबर वाला ऑर्बिट है, 2 3 4 5 1, ये अगर 2 है तो वो 3 4 5 है, ये अगर 3 है तो वो 4 5 6 है, मतलब हायर वाला ही है, राइट। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए आप, असली चीज़ ये है कि इस इक्वेशन को हम अगर चाहें तो अंडर रूट न्यू प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी कहते हैं, इसे मोस्ले इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मोस्लेज इक्वेशन, मोस्लेज इक्वेशन कहते हैं, राइट। अब ये मोस्लेज इक्वेशन जो होती है, इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ देखिए, अगर अंडर रूट न्यू में और जेड में ग्राफ बनाते हैं, अगर ग्राफ बनाया गया अंडर रूट न्यू में और जेड में, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। कभी भी कैसा भी स्ट्रेट लाइन आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल एंड अदर थिंग्स, कि कौन सा मटेरियल है, उसका जेड क्या है, उसका बी क्या है, उसका A1 A2 क्या है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा ना। तो ये कैसा भी, लेकिन स्ट्रेट लाइन आएगा, ये पक्का है, अंडर रूट न्यू एंड जेड में ग्राफ, है ना। बट ग्राफ बिटवीन न्यू एंड जेड will be parabola, will be parabolic. ग्राफ बिटवीन न्यू एंड जेड विल बी पैराबोलिक, तो पैराबोलिक ग्राफ आएगा, समझ रहे हो ना। तो न्यू एंड जेड के अंदर पैराबोलिक ग्राफ आएगा। अब देखिए आप, ये सब चीज़ें तो आपकी एक्सरेज की मोस्ले लॉ की बातें हो गई। आपके कैलकुलेशन सारी ऐसी कैसी आएंगी, आपको n1 n2 दे दिया जाएगा, z दे दिया जाएगा, b दे दिया जाएगा, a दे दिया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, आपको केवल उसमें वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है बेटा। तो इसमें मैं कौन सा तीर मारूंगा, सब काम का आप कर ही लोगे इसमें, है ना। इसमें मैनेज करने का कुछ नहीं है। अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज बाई मटीरियल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरेज बाय मटेरियल। देखिए जी, एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, वो हर वेव एनर्जी का होता है।
क्या? एब्जॉर्प्शन हर वेव एनर्जी का होता है। मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ कितनी दूर सुनाई देती है? मेरी आवाज़ इस कमरे में सुनाई देती है, कमरे के अगल बगल भी थोड़ा सुन लेते हैं लोग, हैं, साइड वाइड के लोग भी सुन लेते हैं। लेकिन एक सीमा तो आई जाती है मेरी आवाज़ की कि जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी कि सिविल लाइन्स वाले मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो कहाँ गई मेरी आवाज़? कहाँ गई? एब्जॉर्ब हो गई भैया इधर उधर से। हर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो जिस तरह से हर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसी तरह से एक्स रेज भी एब्जॉर्ब होती हैं। अब मान लो ये कोई सीमेंट का दीवार है, मान लो कोई लकड़ी का दीवार है ना, सीमेंट की दीवार है, लकड़ी का दीवार है, कांच का दीवार है, किसी का भी दीवार है, ये किसी का भी दीवार है ना। किसी का भी दीवार है ये। तो ये जब दीवार है तो क्या हुआ? यहां पर एक्सरेज आ रही हैं, एक्सरेज आ रही हैं, एक्सरेज आ रही हैं। अब मान लो ये जो एक्सरेज आ रही हैं इनका इंटेंसिटी आई नॉट है। तो आई नॉट इज इंटेंसिटी इंसिडेंट है ना। हाँ, अब ये एक्सरे जब चल रही है इसके अंदर से, तो देखो अंदर से जब चल रही है तो इसकी थिकनेस आप टी मान लो। इसकी थिकनेस कितनी है? टी। टी इज द थिकनेस। अब आप इसको समझने की कोशिश करो कि यहां जब एक्सरे आई है तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहां पर है, फिर अंदर आ गई थोड़ी सी तो इंटेंसिटी कम हो गई, फिर और अंदर आई तो इंटेंसिटी और कम हो गई, फिर और अंदर आई तो इंटेंसिटी और कम हो गई, इंटेंसिटी और कम हो गई, इंटेंसिटी और कम हो गई, फिर यहाँ से निकलते निकलते तो बेचारी बहुत ही कम इंटेंसिटी रह जाएगी, बहुत ही कम इंटेंसिटी रह जाएगी। अब देखिए ये जो फाइनल इजेक्टेड इंटेंसिटी है ना, इसको मैं कहूँगा आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस म्यू टी, ई रेस टू पावर माइनस म्यू टी। इसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। इस म्यू को क्या बोलेंगे? म्यू को बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना। तो देखिए म्यू इज कॉफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कॉफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना। ये जैसे जैसे इसमें से पास होंगी वैसे वैसे इसमें से क्या होती जाएंगी? एक्सरेज जो है इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये कॉफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। मैं कहूँगा आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस म्यू टी, है ना। तो पता है मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा आई प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू पावर माइनस म्यू टी। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ आई और टी का, तो अगर आई और टी का ग्राफ बनाऊँ तो साहब ये ऐसा बनेगा लगभग। देखना मैं आई और टी का ग्राफ बना रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल डिके, दिस विल बी एक्सपोनेंशियल डिके कर्व, है ना। आई से धीरे धीरे गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, इनफाइनाइट पे जाके टाइम के साथ में मर्ज हो जाएगा, है ना। इनफाइनाइट पे मर्ज होगा, ध्यान रख लेना। आप टाइम के साथ कनेक्ट मत कर देना, नहीं तो टेक्निकल मिस्टेक हो जाएगी आपकी। ये ग्राफ टाइम के साथ जोड़ मत देना, डिफरेंस रहना चाहिए, देखो, है ना। हाँ, अगर आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगा आपका, टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, है ना, अब हम बात करेंगे हाफ इंटेंसिटी थिकनेस। हाफ इंटेंसिटी थिकनेस, देखिए हाफ इंटेंसिटी थिकनेस क्या होती है? ऐसी थिकनेस जब इंटेंसिटी आधी रह जाए तो उसे हाफ इंटेंसिटी थिकनेस कहते हैं, है ना। तो व्हाट इज हाफ इंटेंसिटी थिकनेस? कि जब एक्सरेज आवे, किसी मटेरियल में एंट्री मारे और एक पर्टिकुलर थिकनेस के बाद में आधी रह जाए इंटेंसिटी, तो उसे कहेंगे हाफ इंटेंसिटी थिकनेस। देखो जी, हाफ इंटेंसिटी थिकनेस, आधी करो जी इंटेंसिटी को। तो देखो आई इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस म्यू टी। इसको आई नॉट अपॉन 2 करो। अब आप बताओ क्या होगा? आई नॉट अपॉन 2 करोगे तो आई नॉट अपॉन 2 करोगे तो ई रेस टू पावर माइनस म्यू टी इज 1/2।
तो म्यू टी इक्वल टू ln2 log ऑफ 2 टू दी बेस ई, log ऑफ 2 टू दी बेस ई। तो देखिए थिकनेस कितनी आएगी, इसको कहेंगे टी हाफ इंटेंसिटी थिकनेस, इंटेंसिटी आधी रह गई, तो ये रहेगा log ऑफ 2 टू दी बेस ई अपॉन म्यू। इतनी थिकनेस जो है वो आधी इंटेंसिटी थिकनेस कहलाएगी। इतना होने पर आधा ही रह जाएगा माल। चलिए जी, अब हम जो है बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, देखिए एक्सरेज की प्रॉपर्टीज जो है ना, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहता, है ना। आप लोगों को फॉर्मूला चार्ट भेजा गया है, फॉर्मूला चार्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज लिख रखी है मैंने, आप किसी बुक से भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं, है ना। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे आप कहाँ से देखेंगे, फॉर्मूला चार्ट, एनसीईआरटी। वैसे एनसीईआरटी फॉर्मूला चार्ट इन दोनों से देखें तो ज़्यादा बेटर है, और बुक वगैरह से भी देख सकते हो आप, ठीक है। लेकिन इतनी शायद किसी बुक में इतने सारी प्रॉपर्टीज़ न दे रखी हो जितनी मैंने फॉर्मूला चार्ट में दी है। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है C इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। एक्सरेज की स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, ठीक है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एक्सरे स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और सारे फिनोमेनन ऑफ लाइट के इसमें होते हैं। तो ध्यान दो क्या क्या प्रॉपर्टी हुई। नंबर 1 स्पीड लाइट के बराबर, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, नंबर 3 रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ऑल फिनोमेनन ऑफ लाइट अकर, यानी सारे फिनोमेनन अकर होते हैं लाइट के। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो लाइट की इसमें अफेक्ट मतलब नहीं होती है, सारी लाइट की प्रॉपर्टीज एक्सरेज के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और क्या होता है, इसकी सबसे खास बात होती है कि इसका मास 0 होता है, चार्ज 0 होता है, मास और चार्ज 0 होता है। मोमेंटम होता है, मोमेंटम होता है, प्रेशर होता है, मोमेंटम होता है, प्रेशर होता है, मास 0 होता है, चार्ज 0 होता है, इनविजिबल होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, है ना। आप ये सब जो है ना उसमें पढ़िए फॉर्मूला चार्ट के अंदर। फोटोग्राफिक प्लेट्स को अफेक्ट करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट ख़राब हो जाती है ना। हाइड्रोजन जो है उससे एक्सरे प्रोड्यूस नहीं हो पाती। हाइड्रोजन से एक्सरे प्रोड्यूस नहीं होने पाने का कारण ये है कि उसमें एक तो नंबर 1 इकलौता इलेक्ट्रॉन है, दूसरा उसकी एनर्जी बहुत कम है, मतलब उसमें एनर्जी गैप इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन से एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं हो पाती हैं, है ना। एक्सरेज के अंदर मोमेंटम होता है, एनर्जी होता है, प्रेशर होता है, फोर्स होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। बस मास नहीं होता। बिना मास के मोमेंटम होता है, एनर्जी होता है, प्रेशर होता है, फोर्स होता है, सब कुछ होता है। आपको प्रेशर निकालना हमने सिखाया है, बिल्कुल सिखाया है। आपको हमने फोर्स निकालना सिखाया है, बिल्कुल सिखाया है। आपको हमने एनर्जी निकालना सिखाया है, बिल्कुल सिखाया है। मोमेंटम निकालना सिखाया है, बिल्कुल सिखाया है। क्या निकालना नहीं सिखाया है, सब कुछ निकालना सिखाया है, निकालो, है ना। फोटोन ही तो है, फोटोन के सारी प्रॉपर्टी है, फोटोन के सारे रूल लगाइए आप। फोटोन के सारी चीज़ें हमने आपको कब कब बताई, बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताई, मैटर वेव्स में बताई, तो वो सब यहाँ अप्लाई होगा। फोटोन है ना बेटा, फोटोन की सारी चीज़ें अप्लाई होंगी राजा। हाँ करो, ठीक है। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अब रिवाइज कर देता हूँ, वो कर देता हूँ मैं, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज। डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज यानी ब्रैग इक्वेशन, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज आप है ना फॉर्मूला चार्ट और एनसीईआरटी से पढ़ो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये आपके स्कूल वाले पूछते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे कहाँ आता है, आपकी स्कूल के अंदर आएगा। ये स्कूल वाले पूछेंगे, राइट डाउन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, ऐसे पूछेंगे सवाल, है ना। व्हाट आर दी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, तो आपको बतानी पड़ेंगी, है ना। बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज़ तो मैंने लिख रखी है, देखो ये फॉर्मूला चार्ट मेरे सामने है, इसमें 7 प्रॉपर्टीज़ लिख रखी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्पीड लाइट के बराबर, दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीसरी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ऑल पॉसिबल फिनोमेनन ऑफ लाइट आर देयर विथ एक्सरेज। मास 0 है, रेस्ट मास 0 है, रेस्ट मास 0 है ना। मोटिव मास तो होता है, रेस्ट मास 0 है, चार्ज 0 है, इनविजिबल होती है साहब एक्सरेज, तो कलर वलर थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी एक्सरे लाल दिखती है या पीली दिखती है, नीली दिखती है ना, कोई कलर वलर नहीं होता है, लाइट का ही होता है, विजिबल लाइट का कलर होता है, राइट। अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट, हाइड्रोजन कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सरेज एज एनर्जी इज नॉट अवेलेबल फॉर दी ऑर्डर ऑफ एक्सरेज, है ना, उतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है हाइड्रोजन के पास। एक्सरेज हैव मोमेंटम, एनर्जी एंड प्रेशर। अब हम बात करेंगे इसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज।
डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज यानी ब्रैग्स इक्वेशन, इसकी बात हम कर चुके है ना। तो देखो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज थ्रू मेटल्स है ना, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज थ्रू मेटल्स, थ्रू मेटल्स। मोस्ट कॉमन मेटल जो है ना निकल का क्रिस्टल है, जिससे एक्सरेज के डिफ्रैक्शन का सबसे ज़्यादा मतलब कि जो है ना हमें मिला मतलब वो कैलकुलेशन, तो वो आपको देखनी है ना, राइट। अब देखिए आप ये ब्रैग्स की जो इक्वेशन है ना उसके बारे में अपन बात कर दें। लवे एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने सबसे पहले डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज को डिस्कस किया था, सबसे पहले डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज को उसने डिस्कवर किया था। क्या नाम था? लवे। तो डिस्कवर्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन में हम ब्रैग की इक्वेशंस जो है ना उनको काम में लेते हैं। हम शायद कल डिस्कस कर चुके ब्रैग्स इक्वेशन है ना, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में इनका यूज किया था हमने। तो वो सारी इक्वेशंस जो दोनों इक्वेशंस है ना, वो दोनों इक्वेशंस मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहली इक्वेशन मैं बता देता हूँ आपको, 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा, जो कि आपको कल बताई थी। इसमें थीटा को कहते हैं ब्रैग एंगल और ग्लांसिंग एंगल। थीटा का नाम क्या है? ब्रैग एंगल और ग्लांसिंग एंगल। ब्रैग एंगल और ग्लांसिंग एंगल, राइट। n क्या है? n इज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। राइट। d क्या है? d को हम कहते हैं लेटिस कांस्टेंट और स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल प्लेन, है ना, लेटिस कांस्टेंट है ना, और लेटिस कांस्टेंट और स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल प्लेन, स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स। क्रिस्टल में जो एटॉमिक प्लेन होती है ना बेटा, उनके बीच का गैप है ना। हाँ ठीक है। चलिए डिफ्रैक्शन के लिए आपकी जो लैम्डा है वो इस ऑर्डर की होनी चाहिए, 2d के ऑर्डर की, 2d के ऑर्डर की, है ना। चलिए अब दूसरी इक्वेशन है इसकी, कैपिटल D साइन फाई। ये आपको कल बताई थी ना मैंने, हाँ कल बताई थी। कैपिटल D साइन फाई इज इक्वल टू n लैम्डा। इसको कहते हैं, फाई को एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कहते हैं। फाई का नाम क्या है? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, है ना। ये इक्वेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये है ना सवाल आते हैं, ये एडवांस वाले और मेन वाले दोनों ही पूछते हैं सवाल। सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछते हैं। एक्चुअल में सिलेबस में डिफ्रैक्शन है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, है ना। मैं आपको डिफ्रैक्शन पढ़ाऊँगा, उस समय हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। कैपिटल D साइन फाई इक्वल टू n लैम्डा। तो फाई को कहते हैं हम, फाई को कहते हैं 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ये फाई को कहते हैं हम। तो 2 थीटा को क्या बोलेंगे बताओ? 2 थीटा को बोलेंगे 180 डिग्री माइनस फाई। हमने फाई को 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बोला, तो 2 थीटा को बोलेंगे 180 डिग्री माइनस फाई। तो थीटा को क्या बोलेंगे? 90 डिग्री माइनस 5/2। देखो कोई प्रॉब्लम? तो ये चीज़ें आप कर लीजिए, राइट। अब जो आपका D है वो क्या चीज़ है? D को कहते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। D को कहते हैं इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, है ना। N इज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। N क्या है? ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। वो तो है ही, ये लिख ही दिया ना यहाँ पे, यही है, राइट। और इस तरह से आपका ये एक्सरेज वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है ना। ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं बहुत सारे, है ना। इसके बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे। मैं आपको DPP भेज देता हूँ, आप लोग DPP करना शुरू कर सकते हो। अब आपके पास वो स्ट्रेंथ आ गई कि आप DPP कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो नमस्ते।